नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र राकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम हमारी पिछली क्लास में क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है वो किस तरह से काम करता है, दो दी हुई संख्याओं को हम एचसीएफ उससे किस प्रकार से निकाल सकते हैं तथा आपका अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को भी हम लगभग टच कर चुके थे, इसको डिटेल में समझ भी चुके थे, मूलभूत अंगणित की मूलभूत आधारभूत प्रमेय को। तो एक बार इसको हम वापस जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर हम आज के अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमको यह बोलती है कि कोई भी एक अगर भाज्य संख्या आपको दी हुई है तो वह भाज्य संख्या छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी होती है, या प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का एक कॉम्बिनेशन है। अभाज्य संख्याओं को हम जब गुणा करते हैं या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करते हैं तो उनसे हमें सारी की सारी भाज्य संख्याएं मिल जाती हैं। और किसी भी भाज्य संख्या का अगर हम अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित उसको करते हैं तो वह गुणनखंड जो है आपका वो अद्वितीय होता है, अगर हम अभाज्य संख्याओं के क्रम को नजरअंदाज कर दें तो। इसका बोलने का मतलब क्या हुआ, वो ये हुआ जैसे सपोज आपका एक संख्या आपकी 12 है। 12 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 3, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3। ऐसे ही एक संख्या मानो आपका 80 है, 80 आपका हुआ 16 पंजे 80, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5, मतलब 2 की पावर 4 गुणा 5। करेक्ट है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या, ये आपकी एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है, और यह जो गुणनखंड है वो अपने आप में अद्वितीय है। अगर हम इन संख्याओं के क्रम को नजरअंदाज कर देते हैं तो, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 की पावर 2 को हम एक ही चीज अगर मानते हैं तो यह गुणनखंड जो है वो अद्वितीय है। ये 12 का यही मिल सकता है और कुछ नहीं मिलेगा। 80 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह भी अपने आप में एक यूनिक है, अगर हम इसको आपस में इनके क्रम को नजरअंदाज कर दे तो। यह हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत या मूलभूत प्रमेय। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो विद्यार्थी आज पहली बार देख रहे हैं वो पिछली क्लास को देखिएगा। इसको हम अच्छे से एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके हम जो अनुप्रयोग है मैथमेटिक्स में उनको हम अब आगे देखेंगे। ठीक है, एक आपका एक क्वेश्चन है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए तथा n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अब देखिए, पहले आप क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन के अंदर? कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगी? ठीक है, जैसे आप 10 को लिखो तो 10 क्या होता है? 2 गुणा 5। 20 को लिखो, 20 क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 5। आप 50 को लिखो, 50 क्या होता है? 2 गुणा 5 गुणा 5। करेक्ट है। कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंडों में कम से कम 1 2 हो और कम से कम 1 5 हो। उससे क्या होगा कि 2 और 5 जब दोनों गुणा होंगे तो वो 10 देंगे, और ये 10 की जो 0 है वो संख्या की लास्ट में चली जाएगी। तो ये आपका कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन में आपको काम आएगा। करेक्ट है। लास्ट में 0 लाने के लिए आपको कम से कम 2 गुणनखंड चाहिए, एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए, तो आप 0 ला सकते हो। अदरवाइज दुनिया की कोई भी ताकत संख्या के एंड में जाके 0 नहीं ला पाएगी। अब हमारी संख्या देखते हैं हम। हमारी संख्या है 4 की पावर n। ठीक है, 4 एक भाज्य संख्या है, तो हम 4 को अभाज्य संख्याओं के रूप में पहले गुणनखंडित करते हैं। क्या कर सकते हैं इसको? 2 गुणा 2 इसकी पावर n, ये हो गया।
अब n का मान आप कुछ भी रख लो, अगर आप 1 रखोगे तो आपको 2 गुणा 2 मिल जाएगा, अगर आप 2 रखोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मिल जाएगा। आप 1000 रख लोगे चाहे आप लाख रख लो, पर आपको हमेशा 2 के गुणनफल ही मिलेंगे, 2 के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और इन संख्याओं में एक भी 5 नहीं है, समझे? इन संख्याओं में एक भी 5 नहीं है, और जब तक 5 नहीं होगा आपको 0 नहीं मिलेगा। तो चूंकि 4 की पावर n के को गुणन खंडित करने पर गुणन खंडित करने पर 5 अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, अतः संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। करेक्ट है? तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुद्दे की बात है ये आपको समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्या बोलता है आपको कि किसी भी संख्या को अगर 0 पर खत्म होना है तो उसको जब हम गुणन खंडित करेंगे तो कम से कम एक 2 मिलना चाहिए और एक 5 मिलना चाहिए। ये दोनों जब गुणा होंगे तभी आपका 0 आएगा, वरना 0 नहीं आएगा। और 4 की पावर n में एक भी 5 नहीं है, तो यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। n का चाहे आप कोई भी मान ले लो। करेक्ट है? अब इस पे अपन आगे बढ़ते हैं कि आपका जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इससे हम किसी भी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एचसीएफ को हमने कल सीखा था, एलसीएम को भी एक बार हम डिफाइन करेंगे आगे चल के। पहले हम ये देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ हम इन गुणनखंड के आधार पर निकाल कैसे सकते हैं। करेक्ट है? तो एलसीएम के पहले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एलसीएम के एग्जांपल हम ये लेते हैं कि इसको आप यूं लेके चल लो कि माना एक कि एक चौराहे पे एक रेड लाइट लगी हुई है जो 2 मिनट अभी अगर ग्रीन है तो 2 मिनट के बाद वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, और दूसरी जो रेड लाइट है वो 3 मिनट के बाद रेड में कन्वर्ट होगी। करेक्ट है? और दोनों रेड लाइट को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया गया है। तो जो फर्स्ट वाली रेड लाइट है और ये सेकंड वाली जो रेड लाइट है, पहली वाली 2 मिनट में एक बार रेड होगी, फिर 2 के बाद अगले 2 मिनट में एक बार रेड होगी, फिर 2 के बाद अगले 2 मिनट में एक बार रेड होगी, फिर अगले 2 मिनट में एक बार रेड होगी, फिर अगले 2 मिनट में एक बार रेड होगी। दूसरी वाली को देखूं तो मैं, पहली बार वो 3 मिनट में रेड होगी, ठीक है? दूसरी बार 3 और जोड़ूंगा तो 6 मिनट में रेड होगी, फिर वो 9 मिनट में रेड होगी, फिर वो 12 मिनट में रेड होगी, और इधर वाली भी आपकी 12 मिनट में एक बार आपकी रेड हो जाएगी। तो अब ये पूछा गया है कि अगर उनको हम एक साथ स्टार्ट कर देते हैं तो वापस से एक साथ से कब रेड जाके होंगी। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये 2 मिनट में हुई, ये 3 मिनट में हुई, इनका कोई मेल आपस में नहीं हुआ। पर जब ये अगली बार आए, पर जब ये अगली बार आपका आते हैं तो देखिए, अगली बार जब आते हैं तो ये 2 मिनट में फर्स्ट टाइम हुई, फिर 4 में हुई, फिर 6 में हुई, ये पहला 3 में हुई, दूसरा 6 में हुई, तो 6 मिनट पे जाके दोनों मिल गई। पहली बार 6 मिनट पे जाके दोनों मिल गई हैं। अब इसके बाद ये हर 6-6 मिनट में हर बार मिलेंगी। अगली बार अगर आप देखोगे तो ये 12 मिनट में जाके वापस मिल चुकी हैं, पहली 6 में, दूसरी 12 में। और अगर इसी प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाता जाऊं, ये 14, ये 16, ये 18, ये आपका 15 और ये आपका 18, मतलब क्या हुआ कि ये वापस से आपका वापस से आपका 6 मिनट बाद वापस में एक साथ वो रेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एलसीएम जो है हमारा
वह दो संख्याओं का एलसीएम वह संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिस संख्या में दोनों संख्याओं का भाग जाता है। ये तो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। और अगर आप इसको ऐसे समझना चाहो तो एलसीएम वह दोनों छोटी से छोटी संख्या है कि दोनों संख्याओं को अगर हम उसको गुणनफल में आगे मल्टीपल में हम आगे स्टार्ट करें तो एलसीएम पे जाके वो पहली बार मिलेंगी, फिर जितना एलसीएम उस पे बार वो हर बार 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 आगे मिलती जाएंगी। इसी को हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। मतलब क्या हुआ कि आपकी दो संख्याएं हैं, माना एक संख्या 6 है, एक संख्या 9 है, तो एलसीएम आपकी वह संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है। मतलब अगर मैं इसको करूं 18, देखो इसको अगर मैं एक बार गुणा करूंगा तो 12 आएगा, दो बार गुणा करूंगा 18 आएगा, तीन बार करूंगा 24 आएगा, इसको करूंगा 9 दूना 18 आएगा, 9 तिया 27 आएगा। तो क्या हुआ, 9 और 6 से बड़ी संख्याओं में वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग जाता है, वो एलसीएम है। दूसरे तरह से अगर समझना चाहें तो दोनों संख्याओं को अगर अपन आगे मल्टीपल में लिखते हैं तो एलसीएम पे जाके वो पहली बार बराबर होती हैं, और जो एलसीएम है उसी अंतराल पे वो बार बार बराबर होती रहेंगी। करेक्ट है। तो ये तो हो गया आपका एलसीएम को हम किसे कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि आपका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसकी सहायता से हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। इसको हम हल करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, एक संख्या क्या दी हुई है, 6। एक संख्या 6 है, इसको सबसे पहला काम है हमको कि हमने क्या देखा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि जो भी आपकी भाज्य संख्या है उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हमें लिखना रहेगा। तो ये आपका 6 हो गया। दो का दो का भाग गया, 3 बार चला गया, 3 का भाग गया, 1 बार चला गया, तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3। स्टेप नंबर 1, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अपने को लिखना रहेगा। और ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, 6, 7, 8 में करते हुए आए हैं। वो नंबर लो, उस नंबर में जो सबसे छोटे से छोटे नंबर का भाग जाता है उससे भाग दे दो, उसके बाद जिससे भाग जाता है उससे भाग दे दो, और जब तक भाग देते रहो तब तक आपको एक ना मिल जाए, और इसको आप यहाँ पे लिख दो। दूसरी संख्या क्या है आपकी, 20 है। 20 एक भाज्य संख्या है, इसको भी पहले अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे हम। तो ये आपका 20 हो गया, 2 से भाग जाएगा 10 आ गया, 2 से भाग जाएगा 5 आ गया, 5 से भाग जाएगा 1 आ गया। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 5। ये हमने लिख दिया। अब आप समझिए, हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। जो आपका एचसीएफ है, आपका एचसीएफ होता है, इसी को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्त या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो आपका महत्तम समापवर्त है, ये आपका होता है कि दोनों संख्याओं के अभाज्य संख्याओं दोनों भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनकी सबसे बड़ी घात, उनकी बड़ी से बड़ी घात। जैसे इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं, एक ये 2 है और एक ये 3 है, बस यही उभयनिष्ठ है आपका। ठीक है, तो एचसीएफ आपका होता है दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। करेक्ट है, ये आपका एचसीएफ है। और एलसीएम आपका क्या होता है, एलसीएम आपका होगा दोनों संख्याओं से संबंधित प्रत्येक गुणनखंड की सबसे
बड़ी घात। ध्यान से एक बार इसको आप देखिए कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ आपका क्या है। ठीक है, तो अपना जो ये है एचसीएफ का मतलब ये है कि दो भाज्य संख्याओं को अगर आपने अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित किया है, जैसे यहाँ पे हमने 6 को किया है 2 और 3 में, 20 को किया हमने 2 और 5 में, तो जो आपका ओवेनिस्ट गुणनखंड है 2, ओवेनिस्ट गुणनखंड कौन सा है, दोनों में से समान कौन सा है 2, इस 2 की सबसे छोटी घात, ये तो आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, और इस दोनों संख्याओं के जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उन अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, जैसे जैसे क्या होगा 2 है 2 है 2 है 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या आ गई 2, और यहाँ क्या आ गया आपका 3, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 1, और यहाँ क्या आ गया आपका 5, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है 1। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। आप ये वाला पोर्शन आपका नोट करिए, ये जो है दोनों कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ये नोट करने के बाद हम इनको करते हैं यहाँ पे सॉल्व। एक है आपका 6, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 के रूप में, और एक है आपका 20 जिसको हमने लिखा था 2 की घात 2 गुणा 5 के रूप में। करेक्ट है। एचसीएफ आपका क्या बोला था, एचसीएफ आपका ये बोला था कि जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में ओबेनिस्ट है, दोनों में से ओबेनिस्ट कौन है 2 नंबर है, तो 2 की सबसे छोटी घात 1। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 2 आ गया। और जो आप एलसीएम पे जाओगे, एलसीएम क्या होगा कि इन दोनों संख्याओं से संबंधित जितने भी गुणनखंड हैं उनकी सबसे बड़ी घात, कौन गुणनखंड है, एक तो आपका 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या आएगी 2 आएगी। फिर क्या है 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 1 है। फिर क्या है 5 है, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है 1 है। तो एचसीएफ तो आपका 2 आ गया और एलसीएम आया आपका 4 गुणा 3 गुणा 5, तो 15 चौकू 60। करेक्ट है। तो ऐसे हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, और उसमें से जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी को लोगे तो एचसीएफ निकलेगा, और जितने भी गुणनखंड हैं उनकी सबसे बड़ी को लोगे तो आपका एलसीएम निकलेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज इसको अपन देखते हैं कि ये क्या है। हमने क्या निकाला, हमने लिखा 6, 6 को हमने लिखा 2 गुणा 3। दूसरा संख्या था 20, 20 को मैंने लिखा 2 की घात 2 गुणा 5। ऐसे ही मैंने उसको गुणनखंडित किया। एलसीएम मैंने क्या निकाला, एलसीएम मैंने निकाला कि जो भी इसके गुणनखंड हैं उस गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात है, मतलब एक तो ये आ गई, एक आपकी ये आ गई, और एक आपका ये आ गया। करेक्ट है, इन तीनों को मैंने लिख दिया 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। ये मेरा एलसीएम हो गया। जो मेरे अभाज्य संख्या के सबसे बड़े गुणनखंड थे उनको मैंने इसमें लिख दिया। जो मेरा एचसीएफ था, मेरा एचसीएफ क्या था, जो इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ कौन है 2, तो फिर मैंने 2 की सबसे छोटी घात यहां पे ली, ये, तो ये क्या हो गया मेरा एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब इनको ध्यान से देखो आप, इन दोनों संख्याओं के जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं या तो वो एचसीएफ के अंदर जा रहे हैं या वो एलसीएम के अंदर जा रहे हैं। ये तीनों जो हैं आपके, ये तीनों, ये तीनों तो कहां चले गए एलसीएम के अंदर। इन तीनों को गुणा करके तो एलसीएम बन गया आपका, और ये अकेला जो था मेरा, ये अकेला मेरा कहां गया एचसीएफ के अंदर। करेक्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दो भाज्य संख्याओं को अगर मैं गुणनखंडित करता हूं तो उसके जो गुणनखंड बस बनते हैं उनको एलसीएम और एचसीएफ आपस में बांट लेते हैं। इसको एक एचसीएफ में ले गए हम और इसको हम एलसीएम में ले गए। अब जब हम दो संख्याओं को गुणा करेंगे, जैसे मानो कि मैंने 6 को और 20 को गुणा किया, 6 को और जब मैं 20 को गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों को लिख दूंगा, 2 को लिखा, 3 को लिखा, 2 की पावर 2 को लिखा और 5 को लिखा।
ऐसे ही मेरा गुणा होगा दो संख्याओं का। 6 और 20 को जब लिखूंगा तो दो, इसके गुणनखंड 2 और 3 लिख दिए और इसके गुणनखंड मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर मैंने क्या किया, ये जो मेरा 2 था ये तो मैंने एचसीएफ बना दिया, इसको क्या बना दिया, एचसीएफ हो गया है तो मेरा। और जो ये बाकी की संख्याएं थी मेरी, ये 3, 2 की पावर 2 और ये 5, इनको मैंने क्या बना दिया, इनको मैंने बना दिया एलसीएम। तो अब मैं क्या इसको ऐसे लिखता हूं, लिख सकता हूं 6 गुणा 20 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुणा 20 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। और 6 और 20 क्या है मेरे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। माना मेरी दो संख्याएं ए और बी हैं, तो अगर मैं दो संख्याओं को गुणा करता हूं तो उसका जो गुणनफल आएगा वो उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम। समझे, अगर दो संख्याएं मैं लेता हूं, उन दोनों को मैं गुणा करता हूं तो उनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। यही हमको यहां पे बोला गया है, यही हमको यहाँ पे बोला गया है। किन्हीं किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए उन दोनों का जो आपका एचसीएफ है और दोनों का जो एलसीएम है, अगर मैं उन दोनों को गुणा करूंगा तो उसका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। ये एक आपका महत्वपूर्ण सूत्र है आपका। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें दो संख्याएं दी हुई हैं और हमने एचसीएफ निकाल दिया तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं, और अगर एलसीएम हमारे पास है तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। दोनों को अलग अलग निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। समझे, पहले आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करने के बाद आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम इनको लिखते हैं। ये मेरा हो गया 96, इसमें मैंने 2 का भाग दिया 48 आया, फिर 2 से भाग दिया 24 आया, फिर 2 से भाग दिया 12 आया, फिर 2 से भाग दिया 6 आया, 2 से भाग दिया 3 आया, 3 से भाग दिया 1 आया। क्या मिला, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3। करेक्ट है। अब दूसरी संख्या लेता हूं मैं 404। 404 में 2 से भाग दिया तो 202 आया, 2 से भाग दिया 101 आया, 101 एक अभाज्य संख्या है तो 1 आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 2 गुणा 101। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं में से उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। इसके गुणनखंड क्या हुए हैं, एक तो 2 हुआ है, एक 3 हुआ है। इसके गुणनखंड क्या हुआ है, एक 2 हुआ है, एक 101 हुआ है। दोनों में से उभयनिष्ठ कौन है, 2 है। ठीक है, दोनों में से उभयनिष्ठ कौन है, ये 2 है। इस 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, इस 2 की अगर मैं सबसे छोटी घात निकालूंगा तो यहाँ पे 2 की घात 5 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो ये मेरी सबसे छोटी घात है। तो ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा एचसीएफ। करेक्ट है। 2 की सब छोटी घात कौन है, 2 की पावर 2 है, तो ये मेरा एचसीएफ हो गया। और एचसीएफ का मान अब कितना आ गया, ये मेरा मान आ गया 4 के बराबर। ठीक है, एचसीएफ मेरा 4 हो गया। और मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, मेरा फॉर्मूला बोलता है ए गुणा बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी। यही बोलता है। अगर मैं मान रखूं ए मेरा है 96, बी मेरा है 404, एचसीएफ मेरा है 4 और एलसीएम मुझे निकालना है। करेक्ट है यहां तक। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं,
एलसीएम ऑफ 96 और 404 कितना आएगा आपका? 96 गुणा 404 बटे 4। क्लियर है? 4 को हम इधर ले गए, अगर मैं इसको 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा आपका 101। तो क्या मिला मुझे? 96 को गुणा करना है मेरे को 101 से, यह मेरा काम है। चलो 101 को गुणा कर लेते हैं 96 से, ये आपका 6 आया, ये आपका 9 आया, ये आपका 96 आया। तो आपका एलसीएम क्या हो गया? क्लियर है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। अगर दोनों संख्याएं हमें दे रखी हैं, या तो एलसीएम दे रखा है या एचसीएफ दे रखा है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं। यही आपका सेम क्वेश्चन है। इस बार हमें संख्याएं 3 दी हुई हैं, ठीक है। संख्याएं हैं 6, 72 और 120। उनकी मदद से हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहला काम क्या है, हम जब निकालने जाते हैं तो सबसे पहला काम है कि संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखो। 6 है, 6 को हम पहले ही लिख चुके हैं। 6 होगा मेरा 2 गुणा 3। एक मेरा 72 है, अगर मैं 72 को अभाज्य गुणनखंड करूं, 72, 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। तीसरी संख्या क्या है? 120। 120 इसको भी अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखो। 120 हो गया, 2 का भाग दिया 60 आया, 2 का भाग दिया 30 आया, 2 का भाग दिया 15 आया, 3 का भाग गया 5 आया, 5 का भाग दिया 1 आया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 3 बार आया है, 3 गुणा 3 गुणा 5। करेक्ट है? एचसीएफ मेरा क्या बोलता है? एचसीएफ मेरा बोलता है जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं उन संख्याओं में से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या क्या है? देखो, एक तो आपका 2 उभयनिष्ठ है, 2 तीनों में आ रहा है, 3 भी तीनों में आ रहा है, 5 आपका उभयनिष्ठ नहीं है। तो पहला काम तो देखिए 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है। 2 की सबसे छोटी घात आपकी क्या हो गई? 2 की सबसे छोटी घात है आपकी ये वाली, 2 की घात 2। तो ये लिख दिया हमने। अब देखिए 3 की सबसे छोटी घात कौन सी है? यहाँ 3 की 1 है, या 3 की 2 है, या 3 की 1 है, तो कोई सी भी एक ले लो, ये आपका हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया? 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6। करेक्ट है? जो फॉर्मूला हमने सीखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, वो केवल दो संख्याओं के लिए सत्य है। अगर दो से ज्यादा संख्याएं होती हैं तो वो फॉर्मूला में अप्लाई नहीं कर सकते। गलती से भी यहाँ फॉर्मूला मत लगा देना, आंसर आपका गलत आएगा नहीं तो। अगर हम एलसीएम निकालने जाते हैं तो देखिए प्रत्येक प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो एक गुणनखंड 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? ये, इसको सबसे पहले लिख लो, 2 की घात 3। अगला गुणनखंड 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात कौन है? ये, 3 की घात 2, इसको लिख लो। अगला गुणनखंड कौन है? 5 है, 5 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 5, तो आप इसको लिख लो। क्या मिलेगा आपको? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 9 गुणा 5, ये हो गया 8 पंजे 40 गुणा 9, 9 चौको 36, 360 हो गया आपका। करेक्ट निकाला है। 6 को 2 3 लिख सकते हैं, इसको आप 8 9 72 लिख सकते हो। 15 8 5 120 हो सकता है। करेक्ट है। तो ये आपका 8 आ गया, ये आपका 9 आ गया, ये 5 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अब ये क्या है? ये आपका सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड
के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये हम करते आ रहे हैं, जो अभी तक किया है वही है। पहली संख्या ले लो, चलो 140 लिया, 2 का भाग दिया, 70 आएगा। सबसे छोटी संख्या जिसमें 70 का भाग जा सकता है वो भी 2 आ गया, 35 आएगा। फिर आप 5 का जाएगा, आपका 7 आएगा, फिर 7 का जाएगा, फिर आपका 1 आएगा। करेक्ट है? तो 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? 156। 156 को भी कर लो। ये आपका 156 हो गया। 2 से भाग जा रहा है, 2 7 बार गया, 14 1 78। फिर 2 से दिया, 3 बार गया, 18 दूनी 9 दूनी 18। इसमें 3 से चला जाएगा, 1 और 3 बार गया। फिर 13 से दिया, 1 बार आ गया। क्या निकला? 156 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। सिंपल सा काम है, जो भी संख्या दे रखी है उसको ऐसे डिवाइड करके देख लो, अभाज्य गुणनखंड निकालो और वहां पे लिख दो। ठीक है? ये है आपका पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के बराबर है कि नहीं है। मतलब दो संख्याएं हमको दे रखी हैं, वही हमको एचसीएफ निकालना है, वही एलसीएम निकालना है। दोनों निकालने के बाद देखना है कि उन दोनों को जब गुणा कर रहे हैं और संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो आंसर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हल करते हैं। संख्या क्या है? 26। 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 13, 13 दूना 26 हो गया। 91, 91 क्या होगा आपका? 13 सत्ते 91, तो 7 गुणा 13। करेक्ट है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या निकालना है मेरे को? एक तो निकालना है अपना एलसीएम और एक निकालना है एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए क्या चाहिए कि दोनों संख्याओं के जितने भी गुणनखंड हैं उनकी सबसे बड़ी घात। तो 2 आ गया, एक तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या होगी? 2 की सबसे बड़ी घात 1 आ चुकी है। अगला क्या आएगा? 7। 7 की सबसे बड़ी घात क्या है? 1 ही है, तो 7 की घात 1 आ गई। अगला गुणनखंड क्या है? 13। 13 की सबसे बड़ी घात क्या है? वो भी 1 ही है, तो इसको भी लिख दो। तो ये क्या हो गया? 2 गुणा 7 गुणा 13। करेक्ट है यहाँ तक? इसको सॉल्व भी कर लो। 14 गुणा 13, तो 13 चौकू 52, 5, 13 चौकू 52, 2, 5 आपका हासिल का आया, 13 और 5 18। ये आपका आंसर आ गया। एचसीएफ निकालो। एचसीएफ आपका बोलता है कि दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसकी सबसे छोटी घात। दोनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ क्या है? 13 है। 13 की सबसे छोटी घात क्या है? 1 है, बराबर 13। करेक्ट है? तो आप देख सकते हो दो संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड को आपस में बांट लेते हैं। 3 संख्याएं एलसीएम ले गया, एक संख्या यहाँ आ गई, इसलिए इन दोनों को गुणा करूंगा, एलसीएम और एचसीएफ को, इनके बराबर आना ही आना है। इसको आपस में गुणा कर लो। आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या आया है? 182 गुणा 13। सॉल्व कर लो एक बार। 182 गुणा 13, 6 8 के 24, 4 का 5। करेक्ट है? और ये आपका आ गया 2 8 1। 6 8 के 24, 4 आंसर लगी 2 5, 6 6 3 1। कितना आ गया? 1 3 6 6, 6 6 3 2 2 2 3 6 6। ये आपका आ गया। दोनों संख्याओं को गुणा कर लो। a गुणा b कितना आ रहा है? 91 गुणा 26। इसका मान कितना निकलेगा? 91 को गुणा करना है 26 से, 6 बार गया, 9 छिंगी 54, 2 18, 6 6 13 2। क्या आ गया?
2366। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि क्या संख्या है हमारी 26 गुणा 91, 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम ऑफ 2691 गुणा एचसीएफ ऑफ 2691। करेक्ट है? कोई दिक्कत यहां तक? सेम क्वेश्चन है ये भी, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। क्या करना है हमको? एक संख्या है 12, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 12 होता है, 4 को तोड़ा तो 2 की पावर 2 गुणा 3 आ गया। करेक्ट है? अगला है आपका 15, 15 होता है 3 गुना 5। अगला क्या है 21, 3 गुना 7। क्या निकालना है मेरे को? एक तो मेरे को निकालना है एलसीएम और एक निकालना है मेरे को एचसीएफ। ठीक है? एचसीएफ मेरा क्या होता है? जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ कौन है? 3 है, उसकी सबसे छोटी घात, सब जगह एक ही घात है, एक को ले लो, 3 आ गया है। तो एलसीएम मेरा क्या होता है? एलसीएम मेरा होता है कि जो उन संख्याओं के जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उन गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। यहाँ क्या है? 2, 2 की सबसे बड़ी घात ये आ गई। फिर क्या है? 3, 3 की सबसे बड़ी घात 1 है। फिर क्या है? 5, 5 की सबसे बड़ी घात भी 5 ही है। फिर क्या है? 7, 7 की सबसे बड़ी घात भी 7 ही है। सबको लिख लो, 2 की पावर 2, 3, 5, 7। करेक्ट है? कितने गुणनखंड हो रहे हैं? एक तो 2 हो रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक आपका 7 आ रहा है। इतने ही आ रहे हैं। 2 की सबसे बड़ी घात 2 की घात 2, 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही है, 5 की सबसे बड़ी घात 1 ही है, 7 की सबसे बड़ी घात 1 ही है। सबको हमने लिख दिया। आपका आंसर आ जाएगा, कितना आया? 4 गुना 15 गुना 7। ये आपको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्यों बोला था कि अगर आप दो संख्याओं को लोगे तो उनका जो गुणनफल है उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है, पर 3 संख्याओं को लेने पर गुणनखंड बराबर नहीं होगा। उसका रीजन आपका ये है, 3 संख्याओं के केस के अंदर एलसीएम और एचसीएफ सारे गुणनखंड को आपस में नहीं बांट पाते हैं। ये वाला गुणनखंड आपका एक रह गया है। इस 3 के रह जाने की वजह से उन दोनों में 3 का डिफरेंस एक खड़ा हो जाएगा। ये क्या बोलता है आपका? एचसीएफ 9 दिया गया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन अपना है कि हमें दो संख्या दी गई हैं, दो संख्याओं में से एचसीएफ हमें दिया हुआ है और हमें एलसीएम निकालना है। तो इस केस में हमें अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्या होगा अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है? ए गुणा बी बराबर ए गुणा बी बराबर एलसीएम ऑफ ए बी गुणा एचसीएफ ऑफ ए बी। यही बोलता है। वैल्यू पुट कर दो। ए क्या है? 306 और 557। एलसीएम मेरे को निकालना है। एचसीएफ कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो क्या करें? 9 को 9 से नीचे भाग दे दो। 306 गुणा 657 बटे 9। क्या ये 9 से विभाजित होगा? इसकी संख्याओं के हो गए 3 + 0 + 6, 9 आता है, 9 से इसमें भाग चला जाएगा। इसको अगर काटेंगे अपन तो 9 तिया 27 और फिर 36 बचा, 9 चौकू 36। आपका आंसर क्या आएगा? 27 और 9 चौकू 36, 657 गुणा 34। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 657 गुणा 34। 7 चौको 28 का 8, हासिल लगी 2, 20 22 हासिल लगी 2, 24 और 1 26, 21 हासिल लगी 2, 15 17 हासिल लगी 1, 18 और 1 19, 8 3 13 1 2 2। करेक्ट है? तो आपको आंसर मिलेगा 22338। कोई दिक्कत? चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या बोलता है?
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें निकालना है। और कंसेप्ट हमने क्या सीखा था? कंसेप्ट हमने ये सीखा था कि अगर किसी संख्या को 0 पर खत्म होना है तो उसका कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड 2 होना चाहिए, एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए, तभी वो लास्ट में 0 आएगा, वरना लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ इतना सा चेक करना है कि उस संख्या में क्या 1 2 और 1 5 अवेलेबल है। अगर ऐसा है तो 0 आएगा, वरना 0 नहीं आएगा। क्या है संख्या हमारी? ये है 6 की पावर n। इसको क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 3 की पावर n। ठीक है, अब n की आप वैल्यू कुछ भी रख लो, 1 रखो, 5 रखो, 1000 रखो, आपको 2 और 3 ही मिलेंगे, 5 कभी आपको मिलेगा नहीं। अगर 5 कभी मिलेगा नहीं तो आपका ये संख्या कभी 0 पर समाप्त हो नहीं सकती। तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं चूंकि संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में पांच नहीं है, अतः संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। करेक्ट है साथियों? ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने देखा कि हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस तरह से कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स देखा। इसके बाद हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।